नमस्ते बच्चों। आज हम रीतिकाल के नामकरण और रीतिकाल की विभिन्न धाराओं पर विचार करेंगे। रीतिकाल के नाम को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल का नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल की संज्ञा दी और डॉक्टर रसाल ने इसे कलाकाल कहकर संबोधित किया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दृष्टि में यह श्रृंगार काल है। अपने तर्क की पुष्टि में उनका कथन है कि रीतिकाल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस, अलंकार, शब्द शक्ति या नायिका भेद रहा हो, पर उन सबका वर्ण्य विषय श्रृंगार ही है। सारे रीतिकाव्य में श्रृंगार की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन मिलता है। वस्तुतः इस युग में नायिका भेद, षड ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन को विस्तार दिया गया और अलंकार, शब्द शक्ति आदि के उदाहरण भी श्रृंगार परक ही दिए हैं। व्यापक प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस युग के कवियों में से किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का प्रस्तार किया, किसी ने सीधे नायक नायिका भेद, नक्षिक, षड ऋतु, 12 मासा के बने बनाए सांचे ले लिए। अभिप्राय यह है कि इस युग में श्रृंगार की प्रमुखता हर क्षेत्र में रही। भूषण सरीखे वीर रस के कवि भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाए। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बाद में इसे स्वीकृति देते हुए वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। परंतु अगर हम प्रत्येक नाम पर विचार करें तो मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया जो अलंकार काल है उसमें यह साबित होता है, यही सिद्ध होता है कि इस काल में सिर्फ अलंकार की ही प्रधानता रही। परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम रीतिमुक्त काव्य को देखें तो वहाँ पर भावना भी प्रधान रहती है। डॉक्टर रसाल के द्वारा दिया गया कलाकाल भी समीचीन और उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वहाँ भी हम रस को और जो भाव पक्ष है उसको उपेक्षित करते हैं। अगर हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिए गए श्रृंगार काल को मानते हैं तो वहाँ पर वीर रस, जो कि भूषण जैसे कवि ने वीर रस में अपनी रचना की है, उसको हम उपेक्षित कर देते हैं। इसलिए निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि इस युग में अलंकरण, रीति शैली, श्रृंगार तक कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा, परंतु फिर भी शुक्ल जी द्वारा दिया गया रीतिकाल का नाम ही अधिक प्रचलित रहा है, अधिक उपयुक्त रहा है, क्योंकि वह एक मार्ग की ओर, एक दिशा की ओर हमें ले जाता है कि रीति का तात्पर्य उस मार्ग से है जिसमें हम श्रृंगार का नायिका भेद का, काव्य लक्षणों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको रीतिकाल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। रीतिकाल में भी काव्य की 3 धाराएं प्रचलित थीं: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा और रीतिसिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य रचना किया करते थे। बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। इस धारा के प्रमुख उल्लेखनीय कवियों में देव, सेनापति, मतिराम, पद्माकर आदि सर्वोपरि है। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटियों को न अपनाकर या उनसे न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि आते हैं। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने तो इन रीतिमुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना ही उचित नहीं समझा और इनको फुटकर कवियों में ही स्थान दिया, जबकि इनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की कविता से भी श्रेष्ठ ठहरती है। वास्तव में ये कवि नगण्य ही हैं, न उपेक्षणीय ही। इन कवियों में विशेष उल्लेखनीय कवि हैं ठाकुर, घनानंद, बोधा, आलम, रसखान आदि। आचार्य शुक्ल ने
इन कवियों को रीतिबंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। इनकी दो विशेषताएं शुक्ल जी ने बताई है। पहली, रस भाव नायक नायिकाओं व अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता है। दूसरी, मार्मिकता एवं मनोहरता का बाहुल्य है। आचार्य शुक्ल ने उपर्युक्त कवियों में घनानंद जी को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। हरिओत जी ने प्रेम में उल्लास और हार्दिक आनंद अनुराग को व्यक्त करने वाली कवियों की एक लंबी सूची दी है, जिसमें उपर्युक्त कवियों का नामोल्लेख विशेष रूप से किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उपर्युक्त विशेष उल्लेखनीय कवियों में द्विजदेव का नाम और जोड़ दिया। अन्य हिंदी समीक्षकों ने भी इस धारा के कवियों का विवेचन बड़े मनोयोग से किया। कुछ ने तो इस धारा के कवियों का विस्तृत विवेचन भी किया है। घनानंद ठाकुर पर तो शोधकार्य भी हुए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा आदि सभी अपनी अपनी सूची में उपर्युक्त कवियों को प्रमुखता प्रदान कर गए हैं। तीसरी, रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक अकेले महाकवि बिहारी माने जाते हैं। उनके काव्य में रीतियाँ सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर्षित हो गई हैं। रीतिसिद्ध कवियों में मात्र बिहारी को स्थान दिया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यही मान्यता है कि इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगार। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध आदि सभी काव्यधारा के कवियों ने अपनी कविता में श्रृंगार को ही प्रधानता दी। धन्यवाद।